नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्न शामिल है, सभी प्रश्न का जो भी इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ेगा, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम साथ में ही डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्न कवर हो पाए और एग्जाम में मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। आज ही हमने ज्योग्राफी के ऊपर जो है एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया है, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिएगा, काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का प्रथम नैनो यूरिया तरल संयंत्र, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है ये, नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका गुजरात के कलोल में किया है। कलोल एक जगह का नाम है जो गुजरात में है। यहाँ पे जो है नैनो यूरिया जो है संयंत्र का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कराया गया है। गुजरात के भावनगर में एशिया का प्रथम सीएनजी टर्मिनल, जो एग्जाम में सीएचएसएल में पूछा गया था, तो ये भी गुजरात के भावनगर में ही उद्घाटन किए हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत के प्रथम कॉरिडोर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो मैंने पहले कल ही बताया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट की स्थापना हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत का प्रथम शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो स्थापना है ये असम के जोरहाट में हुआ है। तो ये सभी बातें को ध्यान रखेंगे। और जो मैं 2-4 प्रैक्टिस सेट में आपको जो प्रधानमंत्री के जो उद्घाटन वाली बात है, जो भी चीज़ नया नया लगा रहे हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न बताए हैं उनको विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है और उद्घाटन स्वयं पीएम कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ओजोन में ऑक्सीजन के कितने अणु मौजूद होते हैं? सब दिन लिख के बताएं दोस्तों। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु मौजूद होते हैं। इस प्रकार से ओजोन का सूत्र होता है। ओजोन परत के क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेवार जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC होता है। CFC अगर ऑप्शन में नहीं है, क्लोरीन ऑप्शन में है, तो आप क्लोरीन को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं CFC जो है क्लोरीन के मतलब CFC के निर्माण में क्लोरीन का भी योगदान है। अब जो आपका फ्रीज में आप गैस यूज करते हैं फ्रियोन, ये भी घातक होता है आपके किसके? ओजोन परत के क्षति के लिए। ओजोन परत जो है समताप मंडल में स्थित है। जो वायुमंडल के जो परत है समताप मंडल, उसी में ओजोन लेयर स्थित है, जो हमें परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओजोन पर जो बैठक हुई थी, जो समझौता हुई थी, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओजोन गैस का जो गंध है, जो स्मेल है, ये सड़ी हुई मछली या मरी हुई मछली के जैसा इसका स्मेल आता है। ये भी कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर ले दोस्तों आप लोग, लाइक। अगला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो MP के अंदर स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। MP में एक खजुराहो स्टेशन भी है डायरेक्ट, ठीक है, महोबा से थोड़ा सा आगे है खजुराहो। इसके अलावा यह मंदिर उत्तर प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है, लेकिन पूर्णतः नहीं, कुछ पार्ट जो है इसका पंचायतन शैली में भी बना है, लेकिन आपको नागर शैली याद रखना है, क्योंकि बहुधा मंदिर जो है, खजुराहो कोई एक मंदिर नहीं है, समूह है, तो वहाँ पे जो है अधिकांश मंदिर जो है नागर शैली में बना है और कुछ पार्ट जो है पंचायतन शैली में भी बने हैं। उत्तर भारत के जो भी इम्पोर्टेंट मंदिर है, जो भी प्रसिद्ध मंदिर है, वो सभी का स्टाइल नागर शैली होता है, और दक्षिण भारत का जो मंदिर है इसका स्टाइल द्रविड़ शैली होता है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन छांटने का वो मिलेगा। अगर शैली से कभी क्वेश्चन आए तो पहले आप क्लिक करेंगे कि ये उत्तर भारत के हैं कि दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत के हैं तो द्रविड़ शैली पे जो है जोर करेंगे, उत्तर
उत्तर भारत के हैं तो नागर शैली के साथ जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ही सांची का स्तूप है, ये भी पूछा जाता है किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है ये आपका मध्य प्रदेश के सांची नामक ग्राम में है, जिसकी स्थापना मौर्य राजा अशोक ने करवाया था। मौर्य राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें, मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ, ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मौर्य राजा अशोक हैं उन्हीं के साथ कलिंग युद्ध का नाम जुड़ा हुआ है, 261 बीसी में हुआ था। एक एग्जाम में पूछा गया था कि किस मौर्य राजा ने धम्म को स्वीकार किया था, तो ये भी अशोक ही हो जाएंगे। अशोक ने कलिंग युद्ध यानी 261 बीसी के बाद बौद्ध धर्म का दीक्षा ले लिया था उपगुप्त से। किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कुल कितनी देशों के साथ लगी हुई है, तो स्थलीय सीमा जो है 7 देशों के साथ लगी हुई है, जिसमें जो आपका म्यांमार है, पाकिस्तान है, इस सब का सीमा स्थलीय और जलीय दोनों हो जाता है। ठीक है, वैसे स्थलीय सीमा 7 है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान की सीमा सबसे छोटी दूरी तय करती है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ तय होती है, मोर देन 4000 किलोमीटर। इसके बाद भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ तय होती है 106 या 108 किलोमीटर, जो आपका पाक अधिकृत कश्मीर है उसके पास जो है थोड़ा सा छोटा सा सीमा लगता है अफगानिस्तान का। अगर दूसरा सबसे बड़ा सीमा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर का ढर्रा हो गया है, पहला लास्ट नहीं पूछता है, दूसरा और सेकंड लास्ट पूछ देता है, तो दूसरा सबसे बड़ी सीमा भारत का चीन के साथ लगती है, और तीसरा सबसे बड़ी सीमा भारत का पाकू के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। भारत की जलीय सीमा श्रीलंका के साथ लगती है। भारत के मैप में आप श्रीलंका का जो है मैप मतलब देश की जो चित्र है वो जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो जलीय सीमा का एक जो रेखा है, एक वो होता है कि भाई इतनी दूरी होना चाहिए, उसके अंदर ही श्रीलंका आ जाता है जलीय एरिया के अंदर, इसीलिए जो है उनको मैप में दर्शाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु है, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र है, ये भी मैं बार बार बताते आया हूँ, ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये यहाँ पे कुछ और मैं लिखना चाह रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे मैं लिख नहीं पाया। हाँ, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये जलीय सीमा भी तय करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दर्शाना अथवा पॉइंट दर्शाना चाह रहा था मैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा का इनमें से कौन सा उपयोग नहीं होता है? देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और मतलब क्या कहा जाता है और उसका जो सूत्र होता है, ये तो बहुधा आप देखे गए होंगे, लेकिन हो सकता है कि इसका उपयोग भी पूछा जाए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं होता है, नहीं को काट दीजिए, यहाँ पे एग्जाम नहीं है, मैं तो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो होता है, तो मिठाई बनाने में, खाना बनाने में, बेकरी उद्योग में बेकिंग सोडा का जो है उपयोग हो सकता है ना। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा को। इसका सूत्र जो होता है दोस्तों NaHCO3 होता है, और एक आपका धोने वाला सोडा होता है धोवन सोडा, उसको हम कहते हैं Na2CO3, इसे खाली सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये बाई जो है ये हट जाता है। इसके अलावा एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। एक आपका मतलब विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2 होता है, ठीक है, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। एक आपका जो है H2SO4, ये इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फला चीज के बैटरी में कौन सा जो है एसिड भरा जाता है, अम्ल भरा जाता है, तो सीधे H2SO4, बैटरी चाहे कहीं का भी हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। एसिटिक एसिड का कई बार आपसे सूत्र पूछा जाता है, CH3COOH होता है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, इस प्रकार के भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मैंने पहले भी PDF में ये चीज आपको दे चुका हूं और ये फिर से दूंगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट बहुधा रहेगी, सब हमेशा रहेगी जब तक एग्जाम है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसका जो कार्यकाल था 56 से 61 था। प्रथम वाला पंचवर्षीय योजना जो है हैराड डोमार के मॉडल पे आधारित था, और इसका जो कार्यकाल है 1951 से 1956 रहा था, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा दिया गया था, एग्रीकल्चर को। सेकेंड वाले में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है।
इसके अलावा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होती है, इसी में 3 फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में है और इसके ये जो है आपका ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। इसके अलावा जो आपका भिलाई है ये आपका तत्कालीन मध्य प्रदेश, अब तो छत्तीसगढ़ में है, और इसकी स्थापना जो है रसिया के सहयोग से कराया गया था। और एक राउरकेला जो उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पे जो फैक्ट्रियां लगाई थी ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव, मैं बार बार इस क्वेश्चन को बताता हूँ, चितरंजन लोकोमोटिव जो इलेक्ट्रिक इंजन बनता है रेलवे का, ये पश्चिम बंगाल में है। इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगा लिया गया था, नहीं तो दूसरे पंचवर्षीय योजना आप जैसा कि जानते हैं कि भारी उद्योग से वर्णित है, तो आप भी इसे भारी उद्योग में शामिल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि गलती हो जाए, इसीलिए इसे बताना अलग से जरूरी समझता हूँ। चितरंजन का जो है पहला ही पंचवर्षीय योजना में कराया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाने का काम इंडिया में योजना आयोग करती थी, जो 2015 में टर्मिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग ने टोटल 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 रहा था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। योजना आयोग के जगह पे जो है नीति आयोग आ गई है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी बने थे, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर बनी थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है ये सुमन कुमार बेरी है, सुमन बेरी है। और सीईओ जो है ये आपका है कौन, BVR सुब्रमण्यम, ये परमेश्वरम साहब का जो है जगह लिए हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और अध्यक्ष तो PM ही होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए लगातार ये 2 वर्षों से खिताब जीत रही है, ये है आपका मीराबाई चानू। इमर्जिंग प्लेयर है इंडिया का, और जहां जाती है वहां से मेडल छीन ले आती है, यानी जीत ले आती है ना। वर्ष 2021 के लिए भी यह खिताब जो है BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए वुमेन में ये भी मीराबाई चानू ही चुनी गई थी, और 2022 के लिए भी मीराबाई चानू को ही चुना गया है। मीराबाई चानू के पिछले कुछ उपलब्धियां के बारे में यहाँ पे देखिए। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराया गया था, यहाँ पे रजत जीता था। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुआ था, और ये 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम है। अगला जो कॉमनवेल्थ गेम होगा 2026 के अंदर CWG, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। एक एक बात को ध्यान रखते चलेंगे। तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने गोल्ड जीती थी। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 जो कोलंबिया के बगोटा में हुआ था, यहाँ पे एकमात्र रजत इंडिया को मिला था मीराबाई चानू के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ इनके 3 उपलब्धियां हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न हाल फिलहाल में बहुत धूम मचाया, सिंगापुर ओपन 2022 जो बैडमिंटन की है। देखिए ओपन वाला जहां भी आता है, बैडमिंटन से भी हो सकता है, टेनिस से भी हो सकता है। तो सिंगापुर ओपन 2022 के विजेता जो है PV सिंधु रही है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मीराबाई चानू भारतीय राज्य मणिपुर से बिलोंग करती है, जो एक पेशेवर भारोत्तोलक है ना। इसके अलावा एक निखत जरीन के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से है, तो निखत जरीन जो है ये तेलंगाना से है। और एक हिमा दास के बारे में पूछा जाता है, जिसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, तो हिमा दास भारतीय राज्य असम से बिलोंग करती है। इसके अलावा मीराबाई चानू BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का खिताब लगातार 2 वर्षों में जीतने वाली ये प्रथम महिला, यानी ये 2021 में भी चुनी गई और 2022 के लिए भी चुनी गई। इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन आता है कि लगातार 2 ओलंपिक में जो है पदक जीतने वाली महिला, तो ये है आपका PV सिंधु। PV सिंधु पिछले ओलंपिक में भी जीती थी और टोक्यो ओलंपिक में भी जीती थी। इस प्रकार से कारनामा करने वाली प्रथम महिला है। ओलंपिक में प्रथम बार महिला जो पदक जीती ये 2000 के ओलंपिक में जीती थी, कर्णव मल्लेश्वरी जी जीती थी, और ये भी भारोत्तोलन ही से ही ताल्लुक रखती है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बनी थी, इसी के तहत 92 में स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसके अध्यक्षा जो है रेखा शर्मा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, जबलपुर के पास भेड़ा घाट के पास स्थित है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल जलप्रपात है,
कोचिकल जलप्रपात है जो आपका बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जोग या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात शरावती नदी पर है, ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका के अंदर स्थित है, यानी दोनों राज्यों के, दोनों देशों के सीमा पे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील जलप्रपात जो आपका वेनेजुएला में स्थित है। भारत का जो नियाग्रा है ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। तो और एक और पूछा जाता है बहुधा, जो स्वर्ण रेखा नदी पे है, इसका क्या नाम है, स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये तो धुआंधार हो गया, और एक स्वर्ण रेखा नदी पे है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। स्वर्ण रेखा नदी पे भी एक जलप्रपात है झारखंड के अंदर, ये भी आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हुंडरू जलप्रपात, याद आ गया, हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पे है झारखंड के अंदर, ये भी पूछा जाता है। झारखंड के अंदर से पूछा गया था कि पारसनाथ की चोटी कहाँ है, तो पारसनाथ की चोटी भी झारखंड के अंदर स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। झारखंड के अंदर जादूगोरा जो यूरेनियम का खदान है, ये भी झारखंड के अंदर है। झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। झारखंड में छौ नृत्य किया जाता है, इतनी बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं होती है, तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये सभी जो है आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत के मानसरोवर से होता है, यानी भारतीय क्षेत्र में इसकी उद्गम नहीं होती है। तीनों को एक साथ याद रखेंगे, ठीक है। गंगा गंगोत्री हिमानी से निकलती है। घाघरा नदी का उद्गम यहाँ भी जो है तिब्बत के हिमालय से ही होती है, लेकिन एक ही साइड से नहीं होती है। जहां से आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और एक सिंधु, ये तीनों भी तिब्बत से निकलती है। इसके अपोजिट साइड से आपका घाघरा नदी निकलती है, ये भी मानसरोवर से ही निकलती है। तो ये चारों ही नदी का उद्गम जो है इंडिया में नहीं है, ठीक है, इंडिया के बाहर से आती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो तंत्र है, मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो है वहां पे समझा चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा, जो ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र से काफी क्वेश्चन आ जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी तय करा था। अब ये प्रश्न को हल्के में मत लेना, यहां से एक जो पॉइंट है वो आपके काम आएंगे। भारत में ट्रेन की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय, है ना, आपका अप्रैल 1853 में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। रेल बजट आम बजट से अलग हुआ था 1925 ईस्वी के अंदर, और वर्तमान में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही पेश किए जाते हैं। तो बिहार दरोगा 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेल बजट और आम बजट को कब मर्ज किया गया, ठीक है। तो 1925 में तो अलग किया गया, 2016 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, ठीक है। देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, 2016 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, लेकिन इस प्रकार का जो मिला हुआ कंबाइंड बजट है वो कब पेश किया गया, तो 2017 में पेश किया गया। तो यहाँ पे लैंग्वेज घूमने से क्वेश्चन का आंसर घूम जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि आम बजट को रेल बजट में कब मिलाया, तो 2016, लेकिन आम बजट और रेल बजट साथ में कब पेश हुए, तो 2017। बजट अलग कब हुए थे रेल बजट आम बजट से, तो 1925, ठीक है। रेल बजट एक वर्ष समिति की अनुशंसा पे अलग किया गया था 1925 में। अब एक वर्ष से आप नाम समझ सकते हैं कौन होंगे, है ना। इसके अलावा भारतीय रेल विश्व में अपना चौथा स्थान रखता है ना। पहला स्थान यूएसए का है ना, और एशिया में ये दूसरा स्थान रखता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है वर्तमान में, लेकिन इससे भी बड़ा रेलवे प्लेटफार्म जो है आपका कर्नाटक में बन रहा है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है। एनटीपीसी के मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में कुल मिला के लगभग कितने रेलवे स्टेशन हैं, तो मोर देन 8500 रेलवे स्टेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक कहाँ होगा, तो ये आपका मुंबई के अंदर होगा, मुंबई के जियो सेंटर के अंदर होगा। और जियो से नाम याद आ गया तो आप समझ गए किस फैमिली के आदमी इसमें चीफ पर्सन रहेंगे, तो आपका जो है अंबानी जी की पत्नी नीता अंबानी जी यहाँ पे है चीफ के रूप में जो है मौजूद रहेगी। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस के अंदर होने वाला है, और पिछला वाला टोक्यो के अंदर हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते थे भारत, जिसमें 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा के द्वारा, 2 रजत, 1 मीराबाई चानू और 1 रवि दहिया के द्वारा, और 4 जो है ब्रॉन्ज जीता था, जिसमें 1 पीवी सिंधु, 1 भारतीय हॉकी टीम, इस प्रकार से 4 ब्रॉन्ज भी आए थे। हाल में ही
भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए भारत के ग्रैंड मास्टर से काफी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जैसे आर प्रागनंदा जो कार्ल मैग्नस को हराया था, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन बन गया था। और मैं इस बार बता दूं कि प्रज्ञान नंदा को जो है 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, और तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाल में ही भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं ये विघ्नेश एनआर बने हैं। साथ ही ये क्वेश्चन का दूसरा रूप हो सकता है कि नॉर्थ वेस्ट कप 2023 के विजेता कौन है? नॉर्थ वेस्ट कप जो शतरंज से संबंधित है और ये जर्मनी का कप है, इसके विजेता रहे हैं विघ्नेश एनआर। यही कप जीतकर जो है भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे भैया? विश्वनाथ आनंद साहब। अब तो खैर बहुत उम्र हो गए हैं इनके। विश्वनाथ आनंद को ही प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 जो है ये आपका टेबल टेनिस स्टार शरत कमल को दिया गया है। शरत कमल जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के अंदर व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 4 पदक जीते थे, इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर जो हैं ये अभिमन्यु हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय मूल के हैं, ये पूर्णतः जो है भारत में रहते नहीं हैं, वैसे जो बड़ा कारनामा करते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ी है ना। नर्मदा नदी और सोन नदी ये दोनों का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे नर्मदा पश्चिम की ओर बहने लगती है, वहीं पे सोन जो है आपका पूर्व में जाके फिर दक्षिण में मुड़ के और उत्तर की तरफ मुड़ने के बाद गंगा में समा जाती है आपका आरा के पास, ठीक है। आरा बिहार में है भाई। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। डेल्टा जो है विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा ये है आपका सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यहाँ पे सुंदरी की वृक्ष और मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। एशियाई जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, इसका प्राकृतिक आवास है आपका सुंदरबन। और सुंदरबन पिक्चर भी है, मतलब एक रोड करके पिक्चर है, इसमें सुंदरबन को दर्शाया गया है। मैंने 3 बार देखा है, काफी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा गोदावरी नदी का उद्गम नासिक से होती है, महाराष्ट्र के नासिक से होती है, त्र्यंबकेश्वर के पास से, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। तो की बीच में अगर आ जाता है तो फिर कावेरी हो जाता है, याद रखने के लिए अच्छा है। संगाई हिरन कहाँ पाया जाता है दोस्त? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में स्थित है, और इसी पार्क में जो है लोकटक झील भी स्थित है, और ये दुनिया का एकमात्र पल्लवित नेशनल पार्क है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको संगाई हिरन पा जाएगा। प्रधानमंत्री ने वर्तमान के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, या फिर प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो अनंत नागेश्वरम है। ये के सुब्रमण्यम का स्थान लिए थे, और ये काफी समय हो गया, लेकिन की पोस्ट है इसीलिए पूछा जा सकता है, ठीक है। मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये तो कभी नहीं पूछा जाएगा, अजीत डोभाल। फिर भी मैं यहाँ पे रख लिया हूँ क्योंकि आपको नॉलेज में भी होना चाहिए। ये काफी पहुंचे हुए पर्सन है, काफी जो है बहुधा इन चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण के संरक्षण से है। 48 जो है उसमें गौ हत्या निषेध भी बताया गया है एक पार्ट में। अनुच्छेद 51 के जो ए है या फिर क है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में शिक्षा वाली मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बढ़ गया। अब इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य हो गए जो आर्टिकल 51 के ए में है। खाली 51 कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, इस प्रकार से 51 आर्टिकल में बात को रखी गई है। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका
न्यायपालिका का पृथकीकरण होता है। कल मैंने बताया था न्यायपालिका का प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो आपका मौलिक कर्तव्य है इसे भाग 4 के ए में रखा गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था और इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है ये रिट जारी करते हैं और इसी के तहत जो है आम आदमी, आम जनता जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपने मौलिक अधिकार के हनन होने पर। अगला प्रश्न जो है हमारा 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या रखा गया था, तो विकसित युवा विकसित भारत। प्रत्येक वर्ष युवा दिवस 12 जनवरी को विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इसको आयोजन करने में लगभग 7 वर्ष का समय लग गया, बीच में बंद हो गया था। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, तो ये भी बात ध्यान रखना। प्रवासी भारतीय दिवस सप्ताह 2023 मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया, जहां पे गुयाना के राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की लिपि क्या है, तो लिपि देवनागरी होगी और संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। भाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे थे। राष्ट्रीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे न्यायमूर्ति, है ना। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। क्लासिकल भाषा तो आप जानते ही हैं, साउथ के सारे भाषा। उसके बाद जो है आपको एक ओडिसी और एक आपको संस्कृत को मिला लेना है, यानी संस्कृत, ओडिसी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये 6 जो है क्लासिकल भाषा है और 8 क्लासिकल डांसेस हैं। ठीक है। वर्ष 2025 में महिला वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। 2022 में जो T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ है इसमें विजेता जो रहे थे ऑस्ट्रेलिया रहे थे और उप विजेता जो रहे थे न्यूजीलैंड रहे थे। माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 2022 T20 महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड विजेता, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता इंग्लैंड। यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा था 2023 के T20 महिला वर्ल्ड कप जो हुआ है साउथ अफ्रीका में, इसके विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहे हैं आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसे इतना करेक्शन जरूर कर लें। 2023 T20 महिला वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता साउथ अफ्रीका ही रहा है। 2023 में अंडर 90 महिला वर्ल्ड कप भी हुआ है T20 वाला, इसके विजेता इंडिया रहे हैं और उप विजेता इंग्लैंड रहे हैं। यहाँ पे इंग्लैंड है, इसका मतलब अंडर 90 लिखना भूल गया मैं और 23 लिखना भूल गया। 2024 का जो T20 महिला वर्ल्ड कप होगा ये बांग्लादेश के अंदर होगा। 2026 के T20 वर्ल्ड कप जो होगा ये इंग्लैंड के अंदर होगा। 2023 में मेंस ICC वर्ल्ड कप होना है, ये भारत के अंदर होना है। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है, ये पेरिस के अंदर होना है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होना है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के अंदर होना है ना। 2023 में जो है महिला फीफा होना है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना है। 2023 में अंडर 20 फीफा होना है, इंडोनेशिया के अंदर होना है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। नागालैंड में प्रथम बार किस महिला ने विधायक बनकर इतिहास रचा है। देखिए CHSL में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे कि मिजोरम के राज्य विधानसभा में चुने जाने वाली प्रथम महिला या प्रथम, मतलब कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो यहां मैंने इस फॉर्म में क्वेश्चन रख लिया है। तो नागालैंड के लिए जो है प्रथम बार महिला बनी है हेकानी जाखलू। हेकानी जाखलू जो है नागालैंड की प्रथम महिला जो विधायक बनकर इतिहास रची है। ध्यान रखेंगे, नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। आर्टिकल 371 एक नागालैंड को विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा सिक्किम राज्य का गठन 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था, ये आपका आंध्र प्रदेश से निकला था और मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। IPL 15 संस्करण कब आयोजित किए गए, तो 2022 में किए गए। देखिए मैं यहाँ पे ये लिखना चाह रहा हूँ कि 2022 के विजेता कौन है, ठीक है, क्योंकि अभी IPL के विजेता से जो क्वेश्चन आएंगे ना पिछले से ही आएंगे। एक बच्चे ने कमेंट किए हैं कि WPL और IPL से कंबाइंड वीडियो बना दिए, तो उसमें तो 2 ही सीट ही बनेगा, क्योंकि IPL से 15-20 क्वेश्चन और 15-20 पॉइंट WPL से, तो 30 पॉइंट के लिए 2 सीट बनेगा। 5 मिनट की वीडियो कहो तो बना दूं, है ना। तो IPL 15वें संस्करण के विजेता जो रहे 2022 में ये गुजरात टाइटंस रहे थे। इसमें 10
टीम ने भाग लिया था। स्पॉन्सरशिप टाटा के पास है। लखनऊ सुपर जॉइंट और गुजरात टाइटंस दो नए टीम आए थे, जो इस बार भी दो नए टीम है, मतलब अब तो पुराना हो गया। गुजरात टाइटंस जीत लिए थे, उपविजेता राजस्थान रॉयल रहे थे, ठीक है। पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए, ऑरेंज कैप जॉस बटलर को दिया गया था। आईपीएल में अब तक के सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के पास है। सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड डेविन ब्रावो के पास है। सबसे अधिक छक्का मारने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास है। अब आ जाइए 16वें आईपीएल। 16वें आईपीएल जो है टाटा के पास एज इट इज स्पॉन्सरशिप है। सबसे महंगा खिलाड़ी सैम करन है और पिछले वाला 15वां में ईशान किशन था। इस मैच में जो प्रथम मैच हुआ था, इसमें जो प्रथम आपका विकेट मिला है ये आपका मोहम्मद शमी को मिला है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो आपका ये WPL हुआ है, इसके विजेता MI रहा है दिल्ली कैपिटल को हरा के, तो ये बात भी ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में कहाँ आंदोलन किए थे, तो बारदोली सत्याग्रह नाम से फेमस है, 1928 में किए थे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो गुजरात के केवड़िया, या इसका नाम अब बदल के एकता नगर हो गया, वहां पे 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जो वर्ल्ड में इस समय सबसे लंबी जो है खरी रूप से प्रतिमा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके जो मूर्तिकार हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के, ये राम सुतार जी हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक हैं। इंडियन ओपिनियन के लेखक भी गांधी जी हैं। यंग इंडिया के लेखक भी गांधी जी हैं। हरिजन के लेखक भी गांधी जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक भी गांधी जी हैं। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी से संबंधित है 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भी गांधी जी से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 भी गांधी जी से संबंधित है। इसके अलावा दांडी मार्च 1930 ये भी गांधी जी से संबंधित है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने की घटना ये भी गांधी जी से संबंधित है। 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाने की घटना ये भी गांधी जी से संबंधित है। 1948 जो गांधी जी की मतलब शहीद हो गए थे, मतलब शहीद नहीं कह सकते, इनकी हत्या हो गया था 1948 में, तो ये भी गांधी जी से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारी तरफ से प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।